Good evening, students. I welcome you back, and we are coming to another group which is very important in P block elements. We have discussed group 15, group 16. Now I am going to talk about the halogens, but we are going to talk, students, group 17 elements. You already know group 17 elements are known as halogens, student. Group 17 elements, they are known as halogens. Is a Greek word. Halo means salt, and salt producers or born from the salt. They are salt producers or born from the salt, students. Salt producers. You are aware of NaCl, sodium chloride is a salt which is present in large amount in the sea. You know sodium chloride. You are familiar with it. It's available in the sea in large amount from where you get your salt, student. So they are basically salt producers, and this is the meaning of that, born from the salts. And the interesting thing about these elements is, students, they show very close similarity. In the earlier group of 15, 16, what I was talking about, you are saying from non-metal to metallic behavior. Non-metal, metalloids, metallic. But here you see a lot of similarities. They are the most electronegative elements. They are the most electronegative elements, students. They show close similarity within the group itself. And you know, they are highly electronegative elements. And they are highly reactive. They are highly reactive elements, student. Fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine. I am talking about the group 17, students. Now the meaning is clear that what I am talking, students, that these elements are salt producers or born from the salts, and that is why they were called halogens. There is a close similarity, and they are non-metals. Non-metals. On the left hand side of the periodic table, you have seen metals. Metals give electrons, lose electrons. Students, they are going to gain electrons. ये क्या करेंगे स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे. तो इनकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की. तो हम बात कर रहे हैं आपके साथ हेलोजन फैमिली, और देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट इनमें, और इनकी एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज को आज हम स्टडी करेंगे. क्या देखेंगे? एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स. तो एलिमेंट्स के नाम हमें समझ में आ रहे स्टूडेंट. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन के ऊपर मैंने लगा दिया है स्टार स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. ज्यादातर ग्रुप्स में आपने देखा कि जो लास्ट एलिमेंट आ रहा है वो रेडियो एक्टिव है, वो रेडिएशन एमिट करता है, स्टेबल नहीं है, उनकी हाफ लाइफ होती है, और वो फिर हम उनको इस अपनी लाइफ में स्टडी नहीं करने जा रहे, क्योंकि उनकी स्टडी के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स और वो सब न्यूक्लियर रिएक्शंस है. तो हमारे को सारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के ऊपर सारे डिस्कशन रहेंगे. तो ये हमारे पास है स्टूडेंट एलिमेंट्स. आप देखो कि जब भी मैंने डिस्कशन किया किसी भी एलिमेंट का, सबसे पहले मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है. इसमें बहुत कुछ है जिसके बेस पे हम इनकी एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पता कर सकते हैं. तो हमने कहा कि इसको लिखने का भी एक तरीका है जो कि हमें देखना है. तो अगर मैं कहूं कि पीरियड नंबर कौन सा है स्टूडेंट, तो पीरियड कौन से स्टार्ट हुए? हाइड्रोजन, हीलियम तो फर्स्ट पीरियड में चले गए, तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है. ये थर्ड पीरियड का, ये फोर्थ का, ये फिफ्थ का, और इस तरह से मेरे पास कुल मिलाकर से 6 पीरियड के एलिमेंट्स है. पीरियड नंबर भी हमें पता लग गया स्टूडेंट. पीरियड नंबर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने में बहुत आसानी होती है, ये हमने आपको पहले भी बताया था. आप देखो कि एटॉमिक नंबर अगर हमने बनाने हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारे पास कितना है? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है स्टूडेंट? 9 लिखा.
तो मैंने 8 जमा किया तो आ गया 17। और उसके बाद में स्टूडेंट मैंने इसमें हमने फ्लोरीन आ गया, फ्लोरीन के बाद हमने क्या करना है, 17 के बाद इसका नेक्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बताओ। हमने 18 जमा कर दिया, कितना आया 35। और फिर 18 जमा कर देते हैं, अब कितना आ रहा है 353 आ गया, 53 आ गया। अब 32 जमा कर देते हैं तो कितना आ गया 5 और 85। इस तरह से एटॉमिक नंबर हमें मिल गए, जो मैजिक नंबर्स हमने सिखाए थे आपको पहले से दूसरे, क्योंकि ये पहले पीरियड का एलिमेंट यहाँ पर कोई है नहीं, होता तो मैं उसमें 8 जमा करता तो इस तरह से 2 बार 8 जमा करता, तो फिर एक बार 8, 2 बार 18 और एक बार 32 हमें मिल गए एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मिल गए स्टूडेंट्स। तो अब फिर क्या देखना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें इनकी क्या होगी। एवरी टाइम वी स्टडी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पर एक बात क्लियर है, ये ग्रुप 17 के हैं। 17 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इतना हमने पढ़ा हुआ पहले ही। 17 में से 10 गए तो ये 7 बचे। तो जो आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें है 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो रहा है कि आपको समझ में आ रही है, ये जो भी कुछ बनेंगे NS2 और NP5 वाले हैं। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कुल मिलाकर 2 जमा 5 7 इलेक्ट्रॉन मैंने बताए, NS2 NP5। मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है नेक्स्ट नोबल गैस एलिमेंट से, ग्रुप 18 एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो इनको बहुत जरूरत है स्टूडेंट, इमीडिएटली एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दिख रहे हैं मुझे। अब देखो कि NS2 NP2 है, तो कोई बात नहीं, अब लिखते हैं फिर इनकी कॉन्फ़िगरेशन। हम स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी थी। क्लोरीन का पीरियड 2 है तो ये फिर 2s2 और 2 सेकंड पीरियड का है तो 2s2 2p5 तो है ये 2s2 2p5 मैंने लिखा। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुमने लिखी थी इनकी NS2 NP5 वैलेंस शेल के अंदर। तो सेकंड पीरियड में 2s2 2p आया 9 है, तो इसके आगे क्या आया फिर कितना हुआ 5 2 प्लस 2 4 प्लस 5 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, 9 इलेक्ट्रॉन हो गए स्टूडेंट। तो सेकंड पीरियड में इलेक्ट्रॉनिक Cl का लिखना है तो फिर क्या लिखूंगा हीलियम। हीलियम के बाद में आ गया नियॉन। स्टूडेंट नियॉन का कितना है 8 जमा कर दो, 8 जमा कर दो 10 आ गया। तो इसके बाद में कितने आए 3s2 3p। तो ये भी हो गया हमारा क्लोरीन की, ये Cl की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। और यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फर्स्ट एलिमेंट हमेशा ही डिफरेंट होता है। ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इट इज ऑलवेज शोइंग एनोमलस बिहेवियर, यूनिक बिहेवियर। हर एलिमेंट में हमने एनोमलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट को डिस्कस किया था स्टूडेंट। अब आगे Br पर तो हमने क्या किया कि ये फोर्थ पीरियड का है तो आपने कहा 4s2 और 4p तो लगा ही दो सर। अब क्या हुआ हीलियम नियॉन आर्गोन आ गया, आर्गोन पे 18 है स्टूडेंट। लेकिन अब कितने बने हैं, इसका 35 है, 18 2 20 को 25। तो फिर अब इसमें 3d आने वाला है। यहाँ पर d की फिलिंग शुरू हो गई है, देख रहे हो 3d10 भी आ गया। तो 3d10 फिल हो गया है 4s 4p, फिर 3d10 कंप्लीटली फिल्ड हो गया। आपको हमने बताए हैं कंसीक्वेंस ऑफ फिल्ड d एंड f ऑर्बिटल्स बताए थे कि इनकी स्क्रीनिंग इफेक्ट शुरू हो जाती है, पुअर शील्डिंग होती है d और f की। उसके कारण आपने देखा था इनर्ट पेयर इफेक्ट भी ग्रुप 15 में बहुत ऑपरेट हो रहा था, ग्रुप 16 में भी हुआ था। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो गई थी, डाउन द ग्रुप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो गई थी, अप द ग्रुप। ये सारी बातें हमने सीखी। अब हीलियम नियॉन आर्गोन तो क्रिप्टॉन आ गया तो 36 हो गया, 18 मैंने जमा किए थे, यहाँ पर हमने 8 जमा किए थे, यहाँ पर 18 जमा कर दिए थे। अब क्या हुआ 5s2 और 5p5 आ गया। अब कितने हो गए, ये 53 है तो इसमें भी आने वाला है 36 और 2 38 43 तो 4d10 आ गया। चलो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आ गई।
तो समझ लीजिए कि हमें सीखना है स्टूडेंट, हर चीज को लिखने का एक तरीका है। ये सारी बातें हमें सीखनी है, सीखने से ही हम केमिस्ट्री को लर्न कर सकते हैं, रट्टेबाजी नहीं करनी। रट्टेबाजी से क्या करेंगे, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। एस्टाटीन रेडियोएक्टिव एलिमेंट है तो लिखना लिख लो, कोई बात नहीं। तो इसका जब लिखोगे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, तो जिनोन पे आ जाओगे 54 तो लिख लो, फिर लिखना है तो H2 और 65 बनेगा। और इसके बाद में क्या होगा इसमें 4f ऑर्बिटल भी आने वाले हैं और फिर 5d। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बना सकते हैं स्टूडेंट, इन सब की लिख सकते हैं। तो बताइए मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं की? देखो मैं लिखता हूं अपने जो मैंने तरीके आपको बताए हैं, कोई मिस्टेक हो तो आप मुझे बता देना, ऐसा नहीं है। तो आप मेरे साथ भी इंटरेक्ट करते हो और मेरे साथ सब कुछ लिखते हो, तो इनको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटा के आगे चलूँ। पहले ये नोट कर लो, हर बार हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का एक मेथड बताया, इसको सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बाद हमें काफी हेल्प मिल जाती है। पहले इसको नोट कर लिया जाए स्टूडेंट्स। Can I rub this, students? If you say, will I rub it? यहाँ पे 4010 मिला और यहाँ पर ये देख लें आपको F और 5d दोनों ऑर्बिटल मिले हैं। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें समझ आ चुकी है, इसके बारे में तुम्हें कॉन्फिडेंस है, तो हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो हर ग्रुप में हम जो आज स्टडी कर रहे थे वो थे एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजेंस। हेलोजेंस की एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की जा रही है स्टूडेंट्स। तो एटॉमिक प्रॉपर्टी में सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट, इनका एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की बात हो रही है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं एटॉमिक और आयनिक रेडियाई के, एक तो कंपैरिजन किया जाता है जो पिछले ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनके साथ, और एक अपने ग्रुप के अंदर ही कंपैरिजन किया जाता है कि ऊपर से नीचे जब डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी में क्या चेंज आ रही है। जो भी हमारी एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनको हम स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहली बात क्या है कि हैलोजेंस जो है, अगर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है और प्रॉपर्टीज पढ़ी है तो हमने क्या बताया, जब आप पीरियड में जाते हैं स्टूडेंट, तो एटॉमिक साइज कम होते हैं, रिड्यूस होते हैं, डिक्रीज होते हैं। तो यहाँ पर ये लास्ट ग्रुप 17 आ रहा है, उसके बाद तो फिर नोबल गैसेज हैं। तो इनका जो साइज होगा स्टूडेंट इन द पीरियड विल बी द स्मॉलेस्ट। तो हम ये कह सकते हैं दे आर द स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट इन द पीरियड। तो पीरियड के अंदर जब ये पीरियड खत्म हो रहा है तो ये जो हमने ग्रुप देखे थे यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आपने देखे थे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो यहाँ पर सबसे छोटे साइज के एलिमेंट्स मिलने जा रहे हैं इन रिस्पेक्टिव पीरियड्स। मैं ये कह रहा हूँ दे हैव द स्मॉलेस्ट साइज, एटॉमिक साइज इन द रिस्पेक्टिव पीरियड। तो अपने पीरियड में ये सबसे छोटे साइज के एलिमेंट, सबसे छोटे साइज के एलिमेंट, इसीलिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। दूसरा पॉइंट क्या है, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जब डाउन द ग्रुप जाएंगे स्टूडेंट तो क्या होगा, देयर एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज। तो इसमें ट्रेंड में कोई भी खास प्रॉब्लम नहीं है, नीचे जाते जाओगे तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ते जाएंगे ड्यू टू एडिशन ऑफ स्टूडेंट्स न्यू शेल। तो नए शेल आते जा रहे हैं, इसलिए साइज भी बढ़ता जा रहा है। एग्जैक्ट वैल्यूज देखना चाहें तो बुक में दी होती है, इनके कोवलेंट रेडियस दिए गए हैं, कोवलेंट रेडियस दिए गए हैं स्टूडेंट। कोवलेंट रेडियस जो है हमारे पास होते हैं, क्या दिए जाते हैं, कोवलेंट रेडियस।
कोवेलेंट रेडियस क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं स्टूडेंट्स, कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। तो एक एक इलेक्ट्रॉन कम है तो एक एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर लेंगे, मान लो तो कोवेलेंट कंपाउंड है। तो कोवेलेंट रेडियस अगर मैं देखूं इनका, तो देखो कोवेलेंट रेडियस जैसे F2 है, Cl2, Br2, I2, जब मेजरमेंट की जाती है कोवेलेंट रेडियस की, तो उसको हाफ कर देंगे तो इनका जो हमें मिल जाएगा कोवेलेंट रेडियस पिकोमीटर में। ये पिकोमीटर में दिए जाते हैं, मैं बता रहा हूँ कोवेलेंट रेडियस। तो ये आपकी बुक के अंदर टेबल है, उस बुक में से मुझे ये वैल्यू मिल सकती है। अगर मैं देखूं तो 64 लिखा हुआ है, 94 है, 99 है, और यहाँ पे 114 है, और यहाँ पर 133 है। तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, देख रहे हो कि ये इस तरह से इंक्रीज हो रही है वैल्यूज। तो इसमें कोई भी ऐसा एक्सेप्शन नहीं दिख रहा मुझे, नॉर्मल वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं। तो हैलोजेंस में हमने बताया था एज कंपेयर टू अदर ग्रुप्स, इनके जो ट्रेंड्स हैं वो बहुत कंसिस्टेंट हैं, ज्यादा सिमिलरिटीज हैं इनके अंदर आपस में। तो ये हम देख रहे हैं पहला पॉइंट। तो इसको भी नोट कर लिया जाए स्टूडेंट्स, नोट कर लिया जाए। So we have been able to write the atomic radius student. तो एटॉमिक रेडियस को नोट कर लिया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी को मैं डिस्कस करूंगा स्टूडेंट। नेक्स्ट हमेशा हम जो बात करते हैं स्टूडेंट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आपको ऑलरेडी पता है व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए न्यूट्रल गैसियस एटम। तो हमने वैसे भी आपको बताया कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द एटम। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है स्टूडेंट, इसके बारे में आपको पता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में हमने जनरल बताया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द एटम। तो एटम का साइज बड़ा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो गया तो उसे निकालना आसान, कम एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक आ गया उसे निकालना मुश्किल, ज्यादा एनर्जी। तो जनरली क्या होगा फिर, ये एक दो पॉइंट बताएंगे। एक तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 17 इज हाईएस्ट in comparison to other groups। कौन कौन से हैं, जब भी 15 16 या जो भी बता रहे हो, and are next to noble gases, जो ग्रुप 18 है। नोबल गैसेस कौन से, ग्रुप 18 है। देखो एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है, अगर NH2Np5 तुमने बताई है, NH2 एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी। तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन तो देना नहीं चाहते, इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं स्टूडेंट्स। तो इसलिए इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी एज कंपेयर टू अदर ग्रुप्स ज्यादा है। और नेक्स्ट टू द नोबल गैसेस है, ओनली नेक्स्ट टू इनर्ट गैस है, देयर आयोनाइजेशन वेरी हाई। तो इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करना चाहते, ये गेन करना चाहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन कम है, ये गेन करेंगे, तो इनकी वैल्यू हाई है। तो नेक्स्ट टू द नोबल गैस में क्या, नेक्स्ट टू द नोबल गैस। तो सेकंड में आपने कहा कि डाउन द ग्रुप क्या होगा, डाउन द ग्रुप आप कह रहे हो साइज बढ़ रहे हैं, तो डाउन द ग्रुप फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज बढ़ गया तो इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टूडेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसको भी नोट कर लो, हर पॉइंट को नोट करना है। बहुत सारे ट्रेंड्स होते हैं,
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान हो जाती है जब हम उनको समझने की कोशिश करते हैं, उनके पीछे कोई कंसेप्ट है, उनके पीछे उनके फंडामेंटल्स को समझना जरूरी है। हमें जो भी एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है उसको एक्सप्लेन करना स्टूडेंट्स, और हमें सही कंसेप्ट का यूज करना। इसको भी आपकी इजाजत से मिटा देता हूँ स्टूडेंट। तो हमारा डिस्कशन चल रहा है एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर स्टूडेंट। अब थर्ड का बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने वाली है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब मैं जब कहता हूँ डेल्टा EGH, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है स्टूडेंट्स? जब हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, जब हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो एनर्जी इनमें रिलीज होने वाली है, एनर्जी रिलीज होने वाली है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आया, अट्रैक्शन हुई न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में, जब अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ती है तो एनर्जी रिलीज होती है। अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ती है तो एनर्जी रिलीज होती है स्टूडेंट, रिपल्शन होती है तो एनर्जी डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये अट्रैक्ट करेंगे तो क्या हुआ, एनर्जी रिलीज होगी। तो ये इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, दे आर फर्स्ट पॉइंट they are the largest negative electron gain enthalpies because they are one electron short of noble gas स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएंगे, इनका शेल कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। तो इसलिए इनको बहुत इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा है कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी बहुत हाई है। तो अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन को, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, तो साइज भी छोटे हैं, तो ये क्या करेंगे, फिर एनर्जी को रिलीज करेंगे। और वो नेगेटिव मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जो एनर्जी रिलीज होती है स्टूडेंट, उसको नेगेटिव कहा जाता है। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है, जरा वैल्यूज देखी जाए, बुक में से लेके वैल्यूज देखी जाए, इनकी कौन सी वैल्यू देख रहा हूँ मैं? अब मैं देख रहा हूँ इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू किताब से लेके देखी जाए, एनसीईआरटी में दी होंगी स्टूडेंट। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखो, हमारे पास जो वैल्यू मिल रही है -33 है, और ये कितनी है, -349 है, और ये कितनी है, -325 है, और ये कितनी देर की स्टूडेंट, -296। कुछ दिख रहा है आपको, कुछ बात दिख रही है जिसमें कोई क्वेश्चन बन रहा है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। ये जो वैल्यूज होती है स्टूडेंट, इनके यूनिट्स क्या होते हैं? कोई बता सकता है स्टूडेंट? जितनी भी मैं वैल्यूज देता हूँ एंथैल्पी की, इनके यूनिट अभी तक मैंने क्या किए हैं स्टूडेंट बुक्स में? किलो जूल पर मोल लिखा होगा, किलो जूल पर मोल में दी जाती है। कौन से यूनिट में यूज कर रहा हूँ स्टूडेंट? किलो जूल पर मोल में ये दी जाती है। डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहा हूँ, तो किलो जूल पर मोल में ये वैल्यूज है। नेगेटिव है क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है, देख रहे हैं कि फ्लोरीन, अब ये नीचे जाता हूं, कम हो रही है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो रही। क्यों कम हो रही? क्योंकि साइज बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है तो कम एनर्जी रिलीज होती है। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक आता है तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन एक एक्सेप्शन देख रहे हो यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है। अब आपको दिख ही रहा है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका और बहुत बार आता है पेपर में, फिर आएगा। क्या दिख रहा क्वेश्चन? हमारे जो लेक्चर्स होते हैं क्वेश्चंस की खास बात होती है, अगर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट यहाँ पर? वाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Cl is more negative than fluorine। तो Cl की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देख रहे हो क्या है यहाँ पर?
Cl की -349 है और फ्लोरीन की -33 किलो जूल पर मोल है। स्टूडेंट ऐसा क्यों हुआ? जबकि फ्लोरीन छोटा है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तुम कह रहे हो फ्लोरीन से, तो इसको वो ज्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, लेकिन इसकी तो एनर्जी कम है, नेगेटिव वैल्यू कम आ रही है। कोई भी स्टूडेंट इसका रीजन बता सकता है? स्टूडेंट आपको 1 मिनट का वक्त मिलेगा, इसका आंसर कर सकते हो तो कर दो। कोई बता सकता है स्टूडेंट? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आता, फिर रिपीट होगा, इसका आंसर भी हमें आना चाहिए। दिस इज द मेन रीजन इज स्टूडेंट ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है और फ्लोरीन का आपने देखा फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन में इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है और इसके p ऑर्बिटल में कितने हैं? फ्लोरीन का क्या है? 2s2 2p5 देख रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है ऐड होने के लिए, तो इसके अंदर साइज बहुत छोटा है। ऑलरेडी देख रहे हो कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। तो 2p के जो इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन के अंदर वो रिपल करेंगे जो इलेक्ट्रॉन कमिंग है, इसके लिए इसकी जो वैल्यू है देख रहे हो फ्लोरीन की, फ्लोरीन से कम हो जाती है। फ्लोरीन का साइज फ्लोरीन से बड़ा है, उसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम हो जाती है, तो इसलिए उसके अंदर ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है जब इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है। ये पॉइंट को नोट किया जाए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे नोट कर लो स्टूडेंट्स, नोट कर लो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो। कई बार वो ऑर्डर लिखवाता है तो हम कह रहे हैं ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज, इसलिए कॉम्पैक्ट भी कहते हैं, तो बहुत कॉम्पैक्ट है। Very small compact size of the fluorine, there is a strong electron repulsion for the incoming electron. Therefore, the electron gain enthalpy of fluorine is less than chlorine. तो क्लोरीन की सबसे ज्यादा है। अब ऑर्डर पूछ लिया उसने पेपर में, ऑर्डर पूछ लिया कि ऑर्डर में अरेंज करो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर अगर आपको पूछा जाए, ऑर्डर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का पूछ सकते हैं एग्जाम में स्टूडेंट्स। तो क्लोरीन का सबसे ज्यादा है नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन गेन नेगेटिव में दी जाती है, क्योंकि ये एनर्जी रिलीज होती है। क्लोरीन का सबसे ज्यादा, उसके बाद फ्लोरीन आया, फिर ब्रोमीन आया और फिर आयोडीन। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इस तरह से ये ऑर्डर है। तो ये ऑर्डर आपने नोट किया स्टूडेंट्स, नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? ये क्वेश्चन आने वाला पेपर में बहुत बार आता है, इसलिए मैं दिया। इफ यू हैव एनी डाउट स्टूडेंट यू कैन आस्क मी। मिटा दूं? ये भी कर लिया तुमने, ये भी आ गया। ये भी कर लिया, आगे चलते हैं और क्या आता है। अब जो क्वेश्चन है नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में आप पता है कि हेलोजेंस आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। पहला पॉइंट, हेलोजेंस आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है, इसीलिए ये क्या करते हैं, फिर एक इलेक्ट्रॉन NS2NP5 आप कह रहे हो, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो ये बन जाएंगे NS2NP6। तो इसलिए इनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। फ्लोरीन की जो वैल्यू है अगर पॉलिंग स्केल में देखोगे हाईएस्ट दी गई है,
तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है स्टूडेंट। और इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 4.0 दे रखी है, पॉलिंग में हाईएस्ट वैल्यू है। और ये F माइनस बनेगा हमेशा ऑलवेज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। फ्लोरीन कभी भी प्लस स्टेट में नहीं होता, प्लस में नहीं हो सकता, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकता, इसकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, तो इसलिए ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। सेकंड में आप ये कह सकते हो कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी decreases due to increase in size of atoms। तो एटम के साइज बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी स्टूडेंट, कम हो जाएगी, इसको भी नोट कर लो। स्टूडेंट जी हो गया, आगे चलूं? वेरी गुड, ग्रुप 17 तक पहुंच चुके हैं। उसके बाद देखो ये खत्म हो जाएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट में बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं, सारे हमने डिस्कस करने हैं, और फिर बोर्ड के क्वेश्चन पेपर आने हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस करने हैं स्टूडेंट्स में ऑलरेडी पता है। अब जरा देखें इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले बताओ इनकी एटॉमिसिटी कितनी है? एटॉमिसिटी कितनी है? ये F2 है, ये Cl2 है, ये Br2 है, ये I2 है। तो ये दो एटम देखो, हर एक में दो दो एटम है, तो एटॉमिसिटी इनकी कितनी है? 2। एटॉमिसिटी कितनी है स्टूडेंट? 2। ये डाई एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है स्टूडेंट, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन अगर ये आपस में शेयर कर लेंगे तो ये डाई एटॉमिक बन जाएंगे। इनको आगे F3Cl5 कोई बनाने का कोई नहीं है, सीधी एक एक इलेक्ट्रॉन कम है तो इजीली ये आपस में मिल जाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं तो शेयर कर लेंगे। तो एटॉमिसिटी इनकी 2 है, एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दूसरे पे सिंगल आएगा, तो अनपेयर्ड अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर अप हो जाएंगे, तो एक बॉन्ड बन जाएगा। आपको पता ही क्या हो रहा है इस तरह से, तो इसके बारे में कोई भी नहीं है, सिंपल है। अब इनकी फिजिकल स्टेट जो मैं बता रहा हूं स्टूडेंट, फिजिकल स्टेट क्या है? तो फ्लोरीन तो आप कह रहे हो गैस है, क्लोरीन भी गैस है, और Br2 जो है आप कह रहे हैं लिक्विड है, और I2 जो है वो सॉलिड है स्टूडेंट। तो फिजिकल स्टेट दिख रही है। अब ये क्वेश्चन आ गया था पेपर में, क्वेश्चन आ गया था, क्वेश्चन क्या आ गया था कि रूम टेम्परेचर पर फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस, ब्रोमीन इज लिक्विड, आयोडीन इज अ सॉलिड। एक्सप्लेन, बताओ इसका क्या रीजन है? क्या रीजन है? क्या रीजन है स्टूडेंट्स? कौन आंसर करेगा इसका? व्हाट इज द रीजन फॉर दिस स्टूडेंट्स? देखो ये डायटोमिक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, तो इनके बीच में जो भी फोर्सेस हैं वो कौन सी फोर्सेस हैं? देयर आर वीक वैन डर वाल्स, अट्रैक्टिव फोर्सेस। कौन सी फोर्सेस होती है स्टूडेंट? वीक वैन डर वाल अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है। तो जब वीक वैन डर वाल फोर्सेस है फ्लोरीन में, क्लोरीन में, ब्रोमीन में, आयोडीन में, तो फ्लोरीन गैस है, फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन भी गैस है। लेकिन जब इनका एटॉमिक मास, जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है, जब इनके मोलर मासेस बढ़ जाते हैं स्टूडेंट, Cl2 का मास ज्यादा है, Br2 का Cl2 से ज्यादा, I2 का उससे भी ज्यादा, विद इंक्रीज इन मोलर मासेस, विद इंक्रीज इन देयर मोलर मासेस व्हाट विल हैपन स्टूडेंट? तो ऐसे ऐसे इनके मास बढ़ते जाएंगे स्टूडेंट, तो क्या होगा?
with increase in mass the van der Waals force will increase. van der Waals force क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। और हमें ऑलरेडी पता है, इस चीज का ऑलरेडी पता है, नहीं पता तो फिर मैं नोट करवा देता हूँ, ये पॉइंट नोट करा जाए स्टूडेंट्स। जो वैन डर वाल फोर्सेस होती हैं, वैन डर वाल फोर्सेस ये अट्रैक्टिव होती हैं, विषय में पता है, ये अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं स्टूडेंट, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द कंपाउंड्स या एलिमेंट्स जो भी हैं, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो जितना मास बड़ा होगा उतनी ज्यादा वैन डर वाल फोर्स होंगी इनके अंदर। जो सबसे I2 का जो मास है तुम्हें पता ही कितना है, बहुत ज्यादा है। तो इसका अगर आप निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास तो वो ज्यादा आएगा। तो ये एटॉमिक या मोलर मास जब बढ़ जाते हैं स्टूडेंट, एटॉमिक और मोलर मास मोर, तो वैन डर वाल फोर्स बढ़ जाएगी। इसलिए क्या हुआ कि क्लोरीन गैस, ब्रोमीन का जो मोलर मास इससे भी ज्यादा बड़ा और आयोडीन का इनसे भी बड़ा, तो वो सॉलिड बन गया। ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में। प्रॉपर्टीज का डिस्कशन चल रहा है फिजिकल का, ये भी पॉइंट नोट कर लिया स्टूडेंट, नोट कर लिया। अब ये हेलोजेंस होते हैं स्टूडेंट, ये नॉन मेटेलिक है, ये नॉन मेटेलिक है। क्या है? नॉन मेटेलिक बिहेवियर। अरे लेफ्ट साइड पीरियोडिक टेबल के आपने ग्रुप देखे, ये सब थे मेटल, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे थे। ये नॉन मेटल है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है, तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहते हैं। इनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये नोबल गैस के पास चले जाएंगे। दे आर नॉन मेटेलिक और इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई है स्टूडेंट, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये क्या है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दूसरा आप कह रहे हो इनकी हाई है, क्या हाई है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी, साइज स्मॉल है। तो फिर ये क्या है? फिर ये विल शो नॉन मेटेलिक बिहेवियर। तो ये नॉन मेटेलिक है, दे वांट टू गेन वन इलेक्ट्रॉन, और ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाएगा। डाउन द ग्रुप क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि साइज बढ़ रहे हैं ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। तो ये प्रॉपर्टी भी मुझे समझ आ रही है स्टूडेंट, समझ आ रही है। इसको भी नोट कर लो, इसको भी नोट कर लो स्टूडेंट, सारी बातों को नोट करते जाओ, नोट करते जाओ। अब एक और चीज बता दूं, उस पर भी क्वेश्चन आ चुका है, एक बार फिर बता दूं। एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है? देखो आपके पास F है, Cl है, Br है, I है। अब इनको तोड़ने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए? डिसोसिएशन एंथैल्पी कितनी है? देखो जब बॉन्ड लंबा हो जाता है उसकी डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो जाती है। जनरल रूल क्या है? लोंगर द बॉन्ड स्मॉलर द डिसोसिएशन एंथैल्पी। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन होने वाली है। देखो यहाँ पर ये जो है ना फ्लोरीन, इसके बारे में मैंने तो बताया, इसका साइज बहुत छोटा है, इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है। तो उसके कारण इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो जाती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लेस हो जाती है। किससे? Cl से और Br से।
तो इसलिए इसमें एक एक्सेप्शन है, इसमें एक एक्सेप्शन है फ्लोरीन के केस में, क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है और इसके पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर पड़े हुए हैं। तुम्हें दिख रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो, अगर ये बॉन्ड बना है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर पड़े हुए हैं स्टूडेंट्स पी ऑर्बिटल में, तो ये रिपेल करेंगे, ये रिपेल करेंगे। साइज छोटा तो बहुत ज्यादा रिपल्शन है, साइज बड़ा है तो रिपल्शन कम है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर दूर दूर हो जाते हैं। तो इस हाई रिपल्शन के कारण इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो जाती है। तो जो ऑर्डर हमें मिलता है ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कई क्वेश्चन पेपर में पूछा गया इसका ऑर्डर। तो फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी Cl2 की सबसे ज्यादा, फिर Br2 की, फिर F2 की और फिर I2, ये हो जाता है। इसको भी नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं इनको भी नोट करो। नोट कर लिया स्टूडेंट? अच्छा, हम एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता दूं, उसके भी क्वेश्चन आ गया। These halogens are colored। अब ये कलर्ड है स्टूडेंट्स, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि व्हाई दी हैलोजेंस आर कलर्ड। इनके कलर का भी आप देख सकते हैं, बुक में दिया होगा। फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन अगर आप देखेंगे, ये फ्लोरीन जो है F2, ये पेल येलो है, इसका कलर आपके बुक में दिया होगा पेल येलो। क्लोरीन जो होती है वो ग्रीनिश कलर की होती है, ग्रीनिश येलो होती है। और Br2 आपको पता ही है, Br2 लिक्विड का कलर क्या है, रेडिश ब्राउन। और आयोडीन का आपको पता ही है, वायलेट सा कलर होता है आयोडीन का, वायलेट कलर। तो ये कलर्ड है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन आ गया आपको, व्हाई हैलोजेंस आर कलर्ड, व्हाई हैलोजेंस आर कलर्ड। कलर क्यों होता है? हर बार केमिस्ट्री में जब मैं भी कोई भी बात करता हूँ कलर की, तो कलर क्यों होता है बताओ कोई भी स्टूडेंट। भाई इतने सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, हर बार हम कहते हैं जी कलर होता है। कलर जो विजिबल रीजन में कलर दिखते हैं वो क्यों दिखते हैं स्टूडेंट, कौन बता रहा है इसका आंसर? सबके आंसर सेम ही होते हैं, जो कलर्स होते हैं ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इन द विजिबल रीजन, क्योंकि ये लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। हैलोजेंस क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। हैलोजेंस क्या करेंगे? हैलोजेंस जो है दे विल एब्जॉर्ब लाइट इन द विजिबल रीजन। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक्साइट हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं स्टूडेंट, तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एनर्जी विजिबल रीजन में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो भी आपकी सनलाइट आ रही है, जहां से भी कोई आपके लाइट आ रही है, चाहे कहीं से भी लाइट आ रही है, वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी स्टेट्स। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हो जाती है। आपको भी पता है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर नहीं रुक सकते एक्साइटेड स्टेट में, 10⁻8 सेकंड से भी नीचे फिर वापस आ जाते हैं। तो होगा क्या कि जब लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है तो लाइट ट्रांसमिट भी होती है स्टूडेंट, ट्रांसमिट भी होती है, इसलिए हमें कंप्लीमेंट्री कलर्स जो है वो दिख जाते हैं। So the halogens absorb light in the visible region and the electrons are exciting from lower to higher energy states. Therefore, these halogens, because they absorb different quantas of light in the visible region, fluorine is pale yellow, chlorine is greenish yellow, Br2 reddish, and iodine is violet in color. Violet fill color. Student, इसको भी नोट कर दिया जाए, नोट कर लिया जाए। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि मैंने ग्रुप 17 के अंदर आपको एटॉमिक और फिजिकल सारी ही प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया, और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनके बारे में भी डिस्कशन हुआ। जो भी क्वेश्चन आ चुके हैं उनको भी हमने डिस्कस किया। तो हम हर लेक्चर में आपको बेसिक चीजें समझा रहे हैं, डी कोड कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी बुक्स को, ताकि एनसीईआरटी की बुक की हर लाइन को हम पढ़ लें अच्छी तरह और उसे समझ लें स्टूडेंट्स,
ताकि अगर हमें अच्छी तरीके से केमिस्ट्री समझ आ जाएगी, लर्न कर लेंगे, हम लाइक करेंगे, हम लव करेंगे केमिस्ट्री को, तो हम बहुत अच्छे मार्क्स आसानी से ले सकते हैं। उसके अलावा हमें केमिस्ट्री फिर और भी केमिस्ट्री में आगे हम जाके रिसर्च वर्क कर सकते हैं। तो मैं आज का लेक्चर यहाँ पर फिनिश हुआ क्योंकि ये हमारा खत्म हो गया एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हैलोजेंस। और फिर हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, फिर हम और आगे इसके बारे में स्टडी करेंगे और फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का भी हमने स्टडी करना है जो हमारे बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, आप हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारा बहुत ज्यादा मेहनत हम कर रहे हैं आपके लिए, रिकॉर्डिंग करेंगे वीडियो, फिर उसको बना के आपको भेजेंगे। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप इनको आगे सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। So good night. Thank you very much. Then I will meet you in my next class. Okay. Keep yourself healthy, stable, and happy. Bye bye.